Hello friends, this is Asuni Sadnarjun, and today we are going to start a very important topic of constitutional law. This is Article 12 of Indian Constitution, which provides the definition of the state. Article 12 Indian Constitution का state को define करता है, लेकिन स्टेट की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन क्यों किया गया. As we all are aware that Part 3 of Indian Constitution provides the fundamental rights, and Part 4 of Indian Constitution provides the DPSPs, or we can say there are some directions to the state for the welfare of the society. And the major difference between fundamental rights and DPSPs are fundamental rights are justifiable in nature. Means if there is any violation of fundamental rights, then aggrieved person has right to move towards the Supreme Court directly to get the remedy. But in case of DPSP, there is no right to move toward the court. तो ये हमें पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके वायलेशन होने पे हम कोर्ट जा सकते हैं. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर कौन सकता है. फंडामेंटल राइट्स जनरली अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट. फंडामेंटल राइट्स हमें स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं और स्टेट ही किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल के अगेंस्ट में ऑफेंस करता है. फंडामेंटल राइट्स जो है ये पार्ट 3 में दिए गए हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं. फंडामेंटल राइट्स इज आल्सो नोन एज बेसिक राइट्स, नेचुरल राइट्स, इनएलिनेबल राइट्स. इनएलिनेबल मींस नॉन ट्रांसफरेबल, इसको कोई वेव भी नहीं कर सकता है, ये इनहेरेंट होते हैं. पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Magna Carta was a document by which some rights had been provided to the individuals in 1215. इसीलिए पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें अवेलेबल हैं अगेंस्ट द स्टेट, इसीलिए हमें स्टेट की डेफिनेशन पढ़ना जरूरी हो जाता है, जिससे हमें ये पता लग सके कि स्टेट में क्या क्या चीजें आती हैं और कौन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, स्टेट. In the Indian constitutional schemes, almost all the fundamental rights are available against the state. Article 12 of the Constitution defines the state to include the government and parliament of India, the government and the legislature of each of the states, all local authorities and other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. ये है आर्टिकल 12. आर्टिकल 12 की डेफिनेशन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये स्टेट में 4 चीजों को इंक्लूड करता है. सबसे पहले तो ये बात करता है सेंट्रल पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को इंक्लूड किया है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो. तो फर्स्ट पॉइंट कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट. सेकंड कहता है स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. थर्ड कहता है लोकल अथॉरिटीज एंड फोर्थ कहता है अदर अथॉरिटीज. Local authorities and other authorities within the territory of India or under the control of government of India. तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट में किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, सीधी सीधी बात है. थर्ड जो कहता है लोकल अथॉरिटीज. अब लोकल अथॉरिटीज में क्या चीज आएगा इसको हम देखते हैं. जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 31 है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का, इसमें लोकल अथॉरिटी को इन्होंने डिफाइन किया है. अब लोकल अथॉरिटी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए अथॉरिटी क्या होता है. तो अथॉरिटी का मतलब होता है जो सॉवरन हो और जिसके पास अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज करने की पावर हो. अब यहाँ पे जो इन्होंने डेफिनेशन दी है, ये कहते हैं लोकल अथॉरिटी शैल मीन अ म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद इन द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अ म्युनिसिपल और लोकल फंड. ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 31 में जनरल क्लॉजेज एक्ट में डेफिनेशन दी है. इसके साथ साथ जो एंट्री 5 है लिस्ट सेकंड की 7 शेड्यूल में, यहाँ भी लोकल गवर्नमेंट को बताया है कि क्या है. लोकल गवर्नमेंट हम इसलिए देखते हैं क्योंकि लोकल अथॉरिटीज में 2 चीजें आती हैं, एक तो लोकल गवर्नमेंट, एक विलेज पंचायत. तो लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी वो बताया गया है लिस्ट सेकंड 7 शेड्यूल की एंट्री 5 में. इन्होंने क्या कहा है कि लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड्स अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, improvement trust, district boards, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self government or village administration.
आगे चल के इन द केस ऑफ अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इट वाज हेल्ड दैट विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म लोकल अथॉरिटी विलेज पंचायत इज आल्सो इंक्लूडेड, मतलब विलेज पंचायत जो है ये भी लोकल अथॉरिटी में आ जाता है। अब लोकल अथॉरिटी में किसी भी अथॉरिटी को हम कब मानेंगे, ये कुछ टेस्ट बताए गए मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कब हम किसी अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी मान सकते हैं अगर वो ये कंडीशंस पूरी करती है। फर्स्ट, हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एज अ कॉर्पोरेट बॉडी। कोर्ट ने कहा कि उसका एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, नॉट बी अ मियर गवर्नमेंट एजेंसी बट मस्ट बी लीगली एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी। केवल गवर्नमेंट एजेंसी होना जरूरी नहीं है बल्कि वो एक लीगली इंडिपेंडेंट एंटिटी होना जरूरी है। फंक्शंस इन अ डिफाइंड एरिया, एक निश्चित एरिया में, डिफाइंड एरिया में उसके कुछ फंक्शंस हो। बी होली और पार्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इनहैबिटेंट्स ऑफ द एरिया। अब उस एरिया के जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा वो होली और पार्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका इलेक्शन होता हो। इंजॉय अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी हो उसके पास, कंप्लीट हो चाहे पार्शियल हो। Be interested by statute with such governmental functions and duties as are usually interested to locally, like health, education, water, town planning, markets, transportation, etc. मतलब उसका काम जो है वो लोकल एरिया के लोगों के इंटरेस्ट के लिए हो, जैसे हेल्थ का हो गया, एजुकेशन हो गया, वाटर हो गया, टाउन प्लानिंग हो गया, ये म्यूनिसिपैलिटी वगैरह है, कारपोरेशन है, ये सब इसमें कवर हो जाते हैं। And have the power to raise funds for the furtherance of its activities and fulfillment of its objectives by levying taxes, rates, charges और fees। और अपनी एक्टिविटी को करने के लिए इसके पास पावर होनी चाहिए टैक्स लगाने की, फीस लेने की। अगर ऐसी कोई अथॉरिटी है तो वो लोकल अथॉरिटी में आ जाएगा। अब जो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है, इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट में कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। हाँ, जो इसका फोर्थ पॉइंट है अदर अथॉरिटीज, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और टेक्निकल है। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। ये डेवलप हुआ है धीरे धीरे कोड के थ्रू, केस लॉ के थ्रू। अब जैसे जैसे टर्म अदर अथॉरिटी में कोई चीज इंक्लूड होगी, इसका इफेक्ट क्या होगा कि वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी, और स्टेट की डेफिनेशन में आने का मतलब है कि अब वो बॉडी भी किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे स्टेट की डेफिनेशन वाइड होगी वैसे वैसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स का स्कोप भी बढ़ेगा। The most problematic expression under Article 12 is other authorities, as this expression is not defined in the Constitution. Thus, it is for the courts to interpret this term, and it is clear that the wider this term is interpreted, the wider the ambit of fundamental rights would be. अब जैसा कि हमने कहा कि केस लॉ से हुआ, तो सबसे पहले जो अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन दी गई वो बहुत रिस्ट्रिक्ट सेंस में दी गई। केस आया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। In this very case, Madras High Court evolved the principle of justice generative, which means only authorities that perform governmental or sovereign functions can be included under Article 12. ये केस आया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का प्रिंसिपल है इजस्टम जनरिस। इजस्टम जनरिस का मतलब होता है थिंग्स ऑफ लाइक नेचर, एक जैसी चीजें जो हैं वो इजस्टम जनरिस होती हैं। यहाँ पे इनका मतलब था कि केवल वही अथॉरिटीज अदर अथॉरिटीज में आएंगी, स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी जो गवर्नमेंटल और सॉवरन फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है, वही आर्टिकल 12 में आएंगी। The court interpreted the definition of state in a very restricted sense, जैसे हमने कहा बहुत restrict sense में इन्होंने यहाँ पे define किया। The court treated the definition as exhaustive one and confined to the authorities or those which are of like nature। इन्होंने बहुत एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दी एक, और ये कहा कि जो एक जैसी चीजें हैं उन्हीं पे ये एप्लीकेबल होगा। इसके बाद एक केस आया उजमाबाई वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी। द कोर्ट रिजेक्टेड द अबव रिस्ट्रिक्टिव स्कोप एंड हेल्ड दैट। कोर्ट ने जो जस्टिस जनरिस का एक रिस्ट्रिक्शन पिछले केस में शांताबाई के केस में दिया था, इसमें उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। And the court observed that the bodies named in Article 12 have no common genus running through them and they cannot be placed in one single category on any rational basis। उन्होंने कहा कि इसको किसी एक रेसिस में नहीं रख सकते हैं, एक जस्टिस जनरिस के हिसाब से हम नहीं देख सकते हैं, और इसका स्कोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और केस टू केस ये चीजें वैरी करेंगी।
इसके बाद एक लीडिंग केस आया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल. The Supreme Court held that other authorities included those authorities which had been created by the Constitution or under any statute and on whom power had been conferred upon by law. अब पहले क्या था, केवल गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन जो करेगा वही अदर अथॉरिटी में आएगा. राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केस में इन्होंने कह दिया कि ऐसी हर बॉडी जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट से बनाई गई है, क्रिएशन उसका हुआ है, जिसके पास पावर जो है वो लॉ ने दी है, वो अपने रूल रेगुलेशन बना सकती है, तो ये सब जो है वो अदर अथॉरिटी में आ जाएंगे और टर्म स्टेट में इंक्लूड होंगे. It is immaterial that some of the powers conferred on the authority may be for the purpose of carrying on commercial activities. अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें से कुछ जो पावर है वो उसको कॉमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए की गई हो. मतलब कोई भी बॉडी अगर कॉन्स्टिट्यूशन से किसी स्टैट्यूट से क्रिएट की गई है, उसको पावर दी गई है लॉ के थ्रू, उसको रूल एंड रेगुलेशन बनाने की पावर है, तो वो अदर अथॉरिटी में आ जाएगी. इसका एक बहुत लीडिंग केस आया इस टॉपिक पे, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम. The court discussed the status of statutory corporations like ONGC, IFC, and LIC. The court held that all of these corporations are state under Article 12 of the Constitution because these corporations are created by statutes, had the statutory power to make binding rules and regulations, and are subject to prevailing government control. उन्होंने कहा कि ये जितने भी ONGC है, IFC है, LIC है, ये सभी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं क्योंकि इनका क्रिएशन स्टैट्यूट से हुआ है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनके पास पावर है रूल एंड रेगुलेशन बनाने की और गवर्नमेंट का इन पे कंट्रोल है, तो ये सब स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगे. इसी केस में मैथ्यू जे ने इस जजमेंट को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि स्टेट एक्ट्स थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी. इन्होंने कहा कि हर स्टेट जो है वो काम कैसे करता है, अपनी किसी एजेंसी से या अपनी किसी इंस्ट्रूमेंटलिटी से. इट मींस दैट इफ एन एक्शन हैज बीन डन बाय अ स्टेट्स इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी देन इट वुड अमाउंट टू स्टेट एक्शन. अब सीधी सी बात है, अगर कोई एक्शन उस स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी ने किया है तो वो ये माना जाएगा कि वो फंक्शन स्टेट का है. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर एन एंटिटी इज अ स्टेट एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ही गिव. अब कोई भी एजेंसी जो है वो स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटी है या नहीं है, इसके लिए भी इन्होंने कुछ टेस्ट दिए. Whether the state has financial and administrative control over the management and policies of the agency, कि क्या उस एजेंसी के ऊपर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है स्टेट का. Whether the entity or instrumentality or agency is performing an essential public function, क्या वो एजेंसी पब्लिक फंक्शन कर रही है. एंड वेदर द एंटिटी और एजेंसी इज कैरिंग आउट बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक और नॉट, और क्या वो एजेंसी लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है. अगर ये सब चीजें कर रही है तो वो इंस्ट्रूमेंटलिटी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी. इसके बाद फिर एक बहुत लीडिंग केस आया, आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी. द कोर्ट लेड डाउन 5 टेस्ट्स टू बी कंसीडर्ड अदर अथॉरिटी व्हिच आर एज फॉलोड. इस केस में भी क्या हुआ कि कुछ टेस्ट दिए जिससे कि अदर अथॉरिटी टर्म में स्टेट को बढ़ाया जा सके स्कोप को. इंटायर शेयर कैपिटल इज ओन्ड और मैनेज्ड बाय स्टेट. जो उसका शेयर है, कैपिटल है, पूंजी है, वो किसके द्वारा मैनेज होना चाहिए, स्टेट के द्वारा. इंजॉयस मोनोपोली स्टेटस, वो मोनोपोली या ऑटोनॉमी का स्टेटस उसके पास हो. डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशन, अगर कोई डिपार्टमेंट है वही कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है. फंक्शनल कैरेक्टर गवर्नमेंटल इज इन सेंस, जो फंक्शन है उसका वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना जरूरी है. डीप एंड परसो स्टेट ऑफ कंट्रोल, और स्टेट का उस पर पूरी तरीके से अगर कंट्रोल है तो ये जो भी अथॉरिटी है वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी. आफ्टर दैट इन द केस ऑफ अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, regional engineering college was under the government's financial and administrative control of the government, so the court held that the college was an authority for the purpose of Article 12. अब अगर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल गवर्नमेंट का है तो सीधी सी बात है, इस केस में इन्होंने कहा कि कॉलेज किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो ये स्टेट की डेफिनेशन में आएगा. लेकिन अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा. In the leading case, G Telefilms Limited versus Union of India, the court excluded Board of Control for Cricket in India from the purview of Article 12. यानी कि जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो बीसीसीआई है, इसको इन्होंने आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट नहीं माना. चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी, इस केस में एनसीईआरटी को भी इन्होंने स्टेट की डेफिनेशन में नहीं माना और इन्होंने कहा कि एनसीईआरटी जो है ये स्टेट नहीं है.
एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक केस है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी. इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज एन अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12 एंड इसमें इसको इन्होंने स्टेट मान लिया. सबसे ज्यादा इस पे जो अराइज होती है डिस्प्यूट वो इसको लेके हुआ है वेदर जुडिशरी इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेट और नॉट, कि क्या जुडिशरी को आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए. इस पे काफी डिस्प्यूट है लेकिन अभी तक बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं है प्रॉब्लम. सबसे पहले नरेश का केस आया था. नरेश के केस में जुडिशरी को इन्होंने कंसीडर नहीं किया स्टेट में. बाद में रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम का केस आया जिसमें इन्होंने एक ये व्यू दिया कि अगर जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन कर रही है तब तो वो स्टेट में नहीं आएगी, लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है, कोई रूल बना रही है दूसरे कोर्ट्स के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जब वो एक्शन करेगी तब वो स्टेट की डेफिनेशन में आ सकती है और जब वो जुडिशियल करेगी तब वो नहीं आएगी. लेकिन अभी तक इस पे कोई कंफर्म लॉ नहीं है. कमीशन का यही कहना है कि आर्टिकल 12 में अमेंडमेंट करके इसको क्लियर करना चाहिए कि जुडिशरी को भी आर्टिकल 12 की डिफिनेशन में आना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पे कोई पर्टिकुलर क्लियर पोजीशन नहीं है. नरेश का केस आपको याद रखना है. और अगर आप फाइनल पोजीशन देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जुडिशरी जब जुडिशियल प्रोसीडिंग कर रही है तब वो स्टेट में नहीं आएगी, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है तब वो स्टेट में आ जाएगी. अगर कंक्लूड करें हम अपने टॉपिक को तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट ओनली गिव्स फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स बट आल्सो इंपोजेस द ड्यूटी ऑन द स्टेट टू इंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड. The court, through its interpretations, has widened the scope of the term state to include a variety of statutory and non-statutory bodies under its umbrella. तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोर्ट क्या कर रहा है, लगातार स्टेट की जो अम्ब्रेला है, जो स्कोप है, इसको बढ़ा रहा है. और स्टेट की डेफिनेशन का स्कोप बढ़ने का मतलब है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स और ज्यादा सेफ हो रहा है. तो ये एक हमारा टॉपिक है आर्टिकल 12 पे. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और बहुत जल्दी ही इस टॉपिक पे दूसरा लेक्चर आपको मैं भेजता हूँ. थैंक्स अ लॉट.